टारगेट ऑन फैमिली दोस्तों, टारगेट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आइए शुरुआत करते हैं कुछ धुआंधार क्वेश्चंस के। और दोस्तों एक बार देख लीजिए, हमारा आज का सेशन है शाम को दोस्तों 8 बजे। जैसा आप जानते हैं ईबीएस और सीडीपी की टॉप 50 चलती है दोस्तों, वहां जरूर आए, सभी लोग देखें। और फिर दोस्तों ये टेलीग्राम ग्रुप है जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, और ये सपोर्ट्स के नंबर्स हैं। और आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं कोई प्रश्न आपको पढ़ाऊं, ध्यान रखेंगे कल हमारी दोस्तों थियरी क्लास होगी। जो कल की क्लास होगी वो एक थियरी क्लास होगी। कैसी क्लास होगी? कल की क्लास थियरी क्लास होगी, सब लोग सुन ले। और कल की क्लास का नाम है सीखने के लिए आकलन एवं मूल्यांकन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं 7वां चैप्टर। कल हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। इस करें हम 7वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कल हमारी टॉपिक ये है दोस्तों, क्या कल हमारा टॉपिक है? क्या? सीखने के लिए आकलन एवं मूल्यांकन है कल का हमारा टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बच्चे अपने, ये कल हमारा टॉपिक होगा, ठीक है? ओके, आइए क्लियर। ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग कहता हूं। शुरू कर रहा हूं आज का पहला क्वेश्चन। आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेंगे, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है? बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। गेस करिए किसने कहा होगा? ऑप्शन ए स्किनर ने, गिलफोर्ड ने, पियाजे ने, वर्ट ने। ऐसा ही कर क्या? बच्चे अपने आसपास के वातावरण से समझ बनाते हुए समझ बनाते हुए क्या करते हैं? विकास कर लेते हैं। यह किसने कहा है? आई बिल्कुल दोस्तों, एक भी उत्तर दोस्तों, यही तो कहलाता है क्या जी? समय नहीं लूंगा, आज मैक्सिमम क्वेश्चन लेंगे। यही कहलाता है रचनावाद। बच्चे, यस करे जी, बच्चे जन्म से ही जिज्ञासु होते हैं और अपने आसपास के वातावरण को, ये क्या है मम्मी आपने ये क्या बनाया है, ये खाने में कैसे आता है, स्वयं से पूछ कर सक्रिय अन्वेषण द्वारा ज्ञान की रचना करते हैं। किससे? वातावरण से, खोजबीन के द्वारा। एंड सी इज द राइट आंसर। आगे चले। क्या कह रहा है? एजुकेशन शब्द, ये कई एग्जाम में आया हुआ है, मजेदार क्वेश्चन है। क्या एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया? ऑप्शन ए लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, स्पेनिश भाषा से, या जापानी भाषा से। क्या कह रहा है? एजुकेशन शब्द वास्तव में किस भाषा से लिया गया है? ये हमारा क्वेश्चन है। क्या एजुकेशन शब्द वास्तव में किस भाषा से लिया गया है? यस करिए जी, हाँ क्लियर। ओके, घबराइए मत। कल से हिंदी व्याकरण जिसमें और 20 नंबर हैं, कल से उसमें से कोई एक व्यक्ति आधी क्लास में होगा। थोड़ा मैं लूंगा, थोड़ा बोलेगा, या एक क्लास हम 5 से 7 चलाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। आयु इसका क्लियर है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं एजुकेशन शब्द 2 शब्दों से बना है, एडू प्लस केटम। आपने सुना होगा, तमाम लोगों ने बीएड में पढ़ा भी होगा। यस करें जी सर, हमने सुना है एडुकेटम। दोस्तों यह प्राचीन रोमन कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि रोमन है, लैटिन भाषा रोम में यूज होती थी, ये मानता है कि छात्र में, जिसका अर्थ है बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। कैसे समझाता हूं, एक उदाहरण समझाता हूं। ठीक, एक उदाहरण समझाता हूं। क्या दोस्तों, प्राचीन रोमन सभ्यता मानती थी कि सारी क्षमताएं हमारे अंदर मौजूद हैं, पर जो शिक्षा होती है उन क्षमताओं को बाहर दुनिया में प्रकट करती है। इसलिए एडुकेटम वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, जिसका अर्थ है क्षमताओं को अंदर से बाहर की ओर निकालना। एंड ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे चलिए, राइम लिंक। क्या इड अहम, क्या है? इड अहम, इदम अहम, या इड कहते क्या? इदम अहम तथा पराहम किसके संबंध सिद्धांत से जुड़ा है? फ्रायड, पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन। इसके लिए कह रहा है इड ईगो सुपर ईगो भी इसको कहते हैं, इंग्लिश में आपने सुना होगा। इड ईगो सुपर ईगो किसके सिद्धांत से जुड़ा है? ये भी आपको बताना, और शेयर करते रहिए, सभी लोग शेयर करते रहिए। हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं, आराम से बताया दोस्तों, धीरे धीरे पढ़े। इसके लिए एडुकेटम, क्या एडु प्लस केटम लैटिन। बिल्कुल, नेहा गुप्ता जी आपने लिखा, बिल्कुल सही। आयु क्या नंगर जी से क्लियर है। तो जैसा दोस्तों जानते हैं, सभी ने पूरी दुनिया को एक कह के चिल्ला दिया। क्या? महान सिगमंड फ्रायड दोस्तों, जो मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने कहा समस्या की जड़ वहां नहीं है जहां तुम जानते हो, समस्या का कारण तो अचेतन में छुपा हुआ है। और उन्होंने जिस
संप्रदाय को जन्म दिया, आपने सुना होगा, उस संप्रदाय को मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। और उसी में मानव व्यक्तित्व के कितने स्तर माने गए हैं? मानव, यस करे जी, गुरु जी समझ गए हैं, मानव व्यक्तित्व के 3 स्तर हैं और यह कहलाता है राक्षस। कौन है? राक्षस है इदम। और जो मौका देखकर चौका मारता है वो पराहम है, पढ़ाऊंगा आपको, सॉरी, अहम है। और जो नियम कानून बनाता है वो पराहम है। एंड ऑफ कोर्स ए इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा क्या? कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य। आज के लिए क्वेश्चन बहुत तेजी चला, केबीएस में पूरा चैप्टर है। मेंटली फिट होना, आरोग्यता का मतलब यह है क्या? कह रहा है मानसिक आरोग्यता का क्या अर्थ है? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय, मानसिक असंतुलन को रोकना, उपरोक्त सभी। आई नॉर्मल सेंस में, इन द सेंस ऑफ नॉर्मल सेंस में, हाँ आई एक कॉमन सेंस में जाते हुए हमको उत्तर देना है। इसका जी क्लियर क्या? देखो लिबिडो, सगुन पांडे कहा है सर लिबिडो किसमें आएगा? तो लिबिडो, देखिए मेरे हिसाब से लिबिडो, फ्रायड ने कामवासना को लिबिडो कहा है जिसके 2 पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सिर्फ नकारात्मक पक्ष इदम में आएगा। हम कभी इसको मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे, ठीक है? आगे चलेंगे। ओके आइए, यस करिए, क्लियर है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल नाम से ही दिख रहा। भाई मेरी बात समझो ना, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटली फिट होना क्या है यार? चिंता, कुंठा, अभी आपको सब पढ़ाऊंगा, चिंता, कुंठा आदि से दूर रहना। तो यही तो कह रहा है क्या कि भैया स्वास्थ्य फिट रहिए, व्यायाम करिए, योगा करिए, ये आपका सही है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय ढूंढिए, चाहे जैसे इसका उत्तर निकालो। और मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉन विद द राइट आंसर। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे चलें। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा, अब इसको थोड़ा देख के दीजिएगा, जहां क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा आराम से देखिए। क्या निम्न में से कौन सा साहित्यिक क्रियाकलाप है? क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा लिटरेरी एक्टिविटी है? क्या कहानी लेखन, सामूहिक अभ्यास, नाट्य कला, सामाजिक सर्वेक्षण। अब थोड़ा इसको देख के उत्तर दीजिएगा, जल्दबाजी में उत्तर गलत हो जाएगा। मैं चाहूंगा एक बार बता दें जी सर क्लियर है। आइए, गति थोड़ा रखी हुई है आज, मैक्सिमम क्वेश्चन लेंगे। आइए, कह रहा है निम्न में से कौन सा साहित्यिक क्रियाकलाप है? थोड़ा देख के उत्तर दीजिएगा। तो मैं कहूँ थोड़ा सा आराम से दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और शेयर भी करते रहिए, सभी लोग शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे भी बढ़ते रहें। यस बोले जी गुरु जी सही है। आइए देखिए दोस्तों, मैं जानता था ये चीज होगा, क्या नहीं, देखिए यही चीज था, मुझे मालूम था। वैसे देखिए गाइस, योर आंसर्स है कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। आपके उत्तरों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक लोग जो ए को बता रहे हैं, यस करे जी, और एक लोग जो सी को बता रहे थे। ध्यान से सुनो, नाट्य लेखन, मेरे ख्याल से देखिए छोटी सी बात आप मिस कर गए, नाट्य लेखन साहित्यिक क्रिया है। एक्टिंग करना, ये एक्टिंग है। नाट्य कला मतलब ड्रामेटिक्स मींस एक्टिंग करना। एक्टिंग करना साहित्यिक विधि नहीं है। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। इस करने जी सर हम समझ गए हैं। क्या सब लोग जैसे बोल दे हाँ गुरुजी हम समझ गए, थोड़ा हमसे मिस हो गया था। सब लोग बोल दे गुरुजी समझ गए, हमसे थोड़ा मिस हो गया था। क्या नाट्य कला मींस एक्टिंग, नाट्य लेखन मींस नाटक लिखना। जबकि साफ साफ लिखा है, जैसे कहानी की आप एक्टिंग करोगे, मेरी बात समझो, जैसे मुंशी प्रेमचंद की किसी कहानी को हम एक्टिंग में उतार रहे हैं, जैसे पूस की रात, तो आप एक्टिंग करोगे तो कहानी वो मंचन में आ जाएगा, वो लेखन में नहीं आएगा। मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए हैं। ओके, इज द राइट आंसर। आगे चले। कह रहा है क्या, बहुत बहुत ही मजेदार प्रश्न है, देखिएगा क्या, ये सब आप टिपिकल आपके बीएड की बुक्स के क्वेश्चन है यार, कहीं बाहर से नहीं, ये सब बीएड की बुक्स हैं जो आपने बीएड में पढ़ी है। क्या निम्नलिखित में से समय सारणी निर्माण के सिद्धांत है? उपलब्ध समय की मात्रा का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, क और ख दोनों, विद्यालय में छात्रों की संख्या के आधार पर। खुद समझिए, दिमाग लगाइए एक बार हल्का सा, कि अगर आप समय सारणी टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन से, और सबने पढ़ा है, सब लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, शेयर भी करते चले। इसके रखिए, आइए थोड़ा सा बिल्कुल रिलैक्स, आराम आराम से सुखे। आइए चलेंगे जी, क्लियर है, डन, ओके। बिल्कुल भाई, चाहे देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है यार, अब ऐसे प्रश्न आए तो आपकी बल्ले बल्ले है भाई। पहला समझाता हूं, क्या
अगर पहला ए वाला समझा रहा हूं क्या, हमें दिन भर क्लास चलाने को नहीं मिलती यार। ऐसा थोड़ी तुम 24 घंटे प्राइमरी स्कूल खोले रहोगे। तो भाई अगर आपके पास 5 घंटे का टाइम है तो आप तो यही चाहोगे कि आपकी सारी क्लासेज उसी 5 घंटे में आ जाए। यस करो, हाँ जी समझ गए हैं, ये उपलब्ध समय हो गया। अब बी वाला सुन लो, न्याय का क्या। अब भैया प्रिंसिपल साहब का दामाद भी उसी स्कूल में पढ़ाता है। प्रिंसिपल साहब ऐसा टाइम टेबल बनवा रहे हैं, सारे टीचर 3-3 घंटा पढ़ा रहे हैं और उनके दामाद जी ऑफिस में बैठ के रेस्ट मार रहे हैं। तो भैया पक्षपात रहित होनी चाहिए, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। यस कर दे, हाँ गुरुजी समझ गए, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलते रहिए। क्या कह रहा है, छात्रों को रियल वर्क एक्सपीरियंस, रियल कार्य अनुभव, क्या छात्रों के कार्य अनुभव का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवकों के भविष्य के कामकाज के लिए तैयार करना, कार्यस्थल तथा विद्यालय के बीच संबंध स्थापित करना, कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापकों को कुछ खाली समय देना, उपरोक्त सभी। दिमाग लगेगा नॉर्मल करे क्या, बच्चों को जो गतिविधियां मतलब जो करके सीखना, कार्यानुभव मतलब रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस। दिखाता हूं अभी, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, उदाहरण एक दो जैसे आपने किए भी हैं काफी। रिलैक्स होके शेयर भी करते रहिए और रिलैक्स होकर पढ़ते भी रहिए, शेयर भी करते रहिए। इसके लिए दिखा रहा हूं, देखिए क्या है। देखिए सबसे ज्यादा क्या आपको पता है आप कहां पीटे जा रहे हो? आप सबसे ज्यादा वहां पीटे जा रहे हो जहां आपको पढ़े गए ज्ञान को क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने में देखिए आसान है ना जी, देखो आसान है, सिंपल सी बात क्या है भाई, पहले समझ लो कार्य अनुभव क्या है। तो चलो एक उदाहरण समझाता हूं। लड़कियों बॉयज स्काउटिंग, गाइडिंग, एनसीसी, एनएसएस, ये सब रियल वर्क करवाते हैं। और रियल वर्क जब आप करोगे तो ये भविष्य के लिए भाई आप तैयार हो रहे हो। ये बिल्कुल सही है, समझ ही रहे हो। कार्यस्थल तथा विद्यालय में रियल में संबंध जुड़ रहा है। और जैसे दोस्तों सर ने बोल दिया भाई एनएसएस वाले क्या है, स्कूल की सफाई कर रहे हैं, तो गुरुजी उस दौरान थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डीप डे इन मार्केट्स करें। हाँ जी समझ गए, आगे चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या कह रहा है, जो शिक्षक अभिभावक संघ बनते हैं, जिसे आप बोलते हैं क्या, पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जो मतलब आपके गार्जियन इत्यादि में होते हैं, क्या कह रहा है, शिक्षक अभिभावक संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, विद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु माता पिता की सहभागिता, शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में समझ विकसित करना, छात्रों में नियंत्रण रखना, भवन निर्माण में। आइए क्या खुद से आस्क योरसेल्फ, एक सीरीज चला दीजिए दोस्तों। आज थोड़ा गति रखें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा दें, क्योंकि पीवाईक्यू सारे करवाने हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सारे क्वेश्चन करवा दूं। कल थियरी क्लास रहेगी, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा। 6 चैप्टर कल मैं माफ करेंगे, मुझे एक दिन और देंगे। मुझसे यार माफ करिएगा, थोड़ा दिमाग से उतर गया। मुझे प्लेलिस्ट बनवानी थी, क्योंकि यार 6 चैप्टर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। कल 7वां चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो मैं चाहता हूं आज, मुझे माफ करिएगा, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया, बहुत सारे काम रहते यार, दिमाग से उतर गया। मैं आज प्लेलिस्ट बनवा देता हूं और एक बार 6 चैप्टर वहां से पढ़िएगा, फिर मैं मैराथन में पढ़ाऊंगा। तो आप 2 बार पढ़ लोगे। जब 2 बार पढ़ लोगे फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। ओके आइए, ओके बिल्कुल दोस्तों, समझते सब लोग जानते हैं दोस्तों पीटीए का अर्थ मुख्य क्या है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए यहां भी काफी लोगों ने यहां पे डिस्टर्बेंस किया है। छात्रों को नियंत्रण बिल्कुल नहीं बेटा, मेरी बात समझो। आप बाल केंद्रित शिक्षा में पढ़ रहे हो, स्टूडेंट कोई आतंकवादी नहीं बेटा। आप ध्यान रखिएगा, चाहे किसी राज्य का एग्जाम दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो सीटीटी ही हो, किसी भी राज्य का एग्जाम दे रहे हो, बच्चों को डराने वाला सही उत्तर नहीं है। हमें जरा सोचो, हमें शिक्षक की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, हमें छात्र की समस्या पे फोकस करना है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। यस करें जी, गुरुजी समझ गए। आगे आगे चलो, आइए नेक्स्ट आगे कह रहा है वर्ग शिक्षण। वर्ग शिक्षण मतलब क्लासरूम में पढ़ाना, नहीं तो आप वर्ग को ही नहीं समझ पाओगे। वर्ग मीन्स क्लासरूम, कक्षा शिक्षण, जो क्लास में पढ़ाया जाता है। सुनते क्या, क्लासरूम टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न करने हैं तो मस्तिष्क का विकास करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, ओके, उनको सूचनाएं देना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तगड़ा प्रश्न है। कह रहा है क्लासरूम टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहा है जो क्लासरूम में हम बच्चों को बुला के पढ़ाते हैं वो क्या है? ये क्या है? बिल्कुल सही। बिल्कुल हमें लग रहा है, हमको भी लग रहा है कि अब जून में ही जाएगा, ऐसा ही।
मुझे भी लग रहा है कि एसटीटी का एग्जाम सरकेगा और जून में ही जा पाएगा, हमको भी लग रहा है। हमको पहले ही लग रहा था चुनाव अगर है तो मई में, तो मैं पहले भी उम्मीद नहीं कर रहा था, फिर भी चलिए हम लोग मई, हम लोग रेडी हैं। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि आप 80% से ज्यादा तैयार हैं, 20% के लिए मुझे एक मैराथन देना है, तो इसलिए आप एकदम सही हाथों में आराम से पढ़ते रहिए। इसका क्लियर हो गया? बिल्कुल सही दोस्तों। क्या आइए, वर्ग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? वर्ग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है क्या? छात्रों में, बिल्कुल दोस्तों, क्या? छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। सिर्फ प्रश्न नहीं, आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, फिर देखिएगा, फिर से इस टाइप के क्वेश्चन काफी आए हैं उसमें। कह रहा क्या? क्लासरूम शिक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका काहे में होती है? सूचनाएं उपलब्ध कराना, थोड़ा दिमाग लगा के देखिएगा, छात्रों को प्रोत्साहित करना, छात्रों को सीखने में दक्षता, उनको लिखित उत्तर देने के लिए तैयार करना। थोड़ा सा सोच के उत्तर दीजिएगा। और मैंने आपको बोला कोई भी उत्तर दीजिए, गाइस डोंट फॉरगेट कि बाल केंद्रित शिक्षा याद रख के ही उत्तर देना है। क्या 1 2 1 3, मैं थोड़ा सा चाहूंगा समय लेके उत्तर दे, गलत ना हो। 3 4 2 3। देखिए सही बोलूं तो एसटीटी का लेवल बहुत लो है, पर कहीं कहीं अच्छे क्वेश्चन है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है तो मतलब अच्छा तो नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा सोच के उत्तर देने का। ये आइए, ओके आइए, डन करिए जी, क्लियर है? आइए, बिल्कुल सही दोस्तों। और मैं देख सकता हूं तमाम लोगों ने अपने उत्तर देने शुरू कर दिए। देखिए गाइस, अब यही बात है, क्या पहले जान लो, सूचनाएं उपलब्ध कराना हमेशा निगेटिव ऑप्शन है। गुरुजी इतना नोट्स दे दिए, भाग जाओ। मेरी बोले सर सूचना क्या है? जिसपे भाई मेरी बात समझो, अब मैं आपको नोट्स दे दो, आऊं मैं क्लास में खड़ा हूं, लो जी मेरा 10 पेज का नोट है, पढ़ लो, पास हो जाओगे। अरे तो समझाएगा कौन यार? मैंने, अब आजकल क्या हो रहा है भाई, एक बताओ, आजकल लोग किताबें कैसे लिख रहे हैं? मार्केट में आजकल आप देख रहे हो, फला राइटर की बुक आई है आजकल, खासकर यूट्यूब के टीचरों में बड़ा क्रेज है किताबें लिखने का। तुम्हें क्या लग रहा है जो टीचर 8 8 घंटा पढ़ा रहा है वो किताब कब लिखता होगा? तो सोचो कैसे किताब लिखता है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, 4 लाइन यहां से लिया, 5 लाइन वहां से लिया। कई बार तो किताब के 2 पेज अलग अलग हैं, दोनों आपस में विरोध कर रहे हैं। सूचना है, लो किताब ले लो, समझाएगा कौन भाई? सूचना देना निगेटिव ऑप्शन, यस करो जी। आप समझ गए हैं? लिखित उत्तर जी छाप दिए हैं बेटा हम, तुम बस उसको नकल मारो। नहीं भाई नहीं, क्या प्रोत्साहित स्वयं से। गुरुजी कितने ज्ञानी है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, परीक्षा स्टूडेंट को देनी है। प्रोत्साहित करना, और आपको बता ही चुकूंगा, निपुणता, निपुणता बहुत जरूरी है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। तो हमारा उत्तर है 2 और 3, और मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। यस करें जी सर, क्लियर? आराम आराम से पढ़ते रहिए, धीरे धीरे शेयर भी करते रहिए, पढ़ते रहिए आराम आराम से। क्या आगे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर है, क्या कह रहा है? पाठ्यक्रम शिक्षण में, मतलब अगर आपके पास सिलेबस है, क्या जैसे आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस जो होता है, जनरली सारे सब्जेक्ट के सिलेबस होते हैं, क्या कह रहा है? पाठ्यक्रम शिक्षण में कैसे मदद करता है? शिक्षा कार्य को रुचिकर बना देता है। देखिए मजेदार क्वेश्चन है। शिक्षक अपने विषय को पूर्व में ही तैयारी कर लेता है, शिक्षक अपने दायित्व को जान जाता है, शिक्षण कार्य को सरल बना देता है। थोड़ा सा इसमें आप भटक सकते हो, इसलिए मैंने हिंट देखा है, कुछ क्वेश्चन रियल में अच्छे आए हैं, अभी थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा देखा जाए। क्या आइए आराम से, ओके डन। सही कुमारी जया, मैं इस बारे में सोचूंगा। हाँ ओके, आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो ना, है ना? ओके यस करो, हाँ जी, हाँ बिल्कुल दोस्तों, जरा सोचो, गलती से भी, देखिए यही बात है। अब यही मैं डार्लिंग साहब को इतनी देर से ही समझा रहा था, इसमें आपको भटकना, देखिए मेरी बात समझो यार, सरल बना देता है तो बाद में आएगा। अगर हमारे पास सिलेबस ही नहीं है तो पाठ्यक्रम सरल भी होगा तो आप नहीं पढ़ा पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले से आप कुछ भी प्लान नहीं कर पाओगे। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। मैंने आपको बोला यहां पे, अब देखिए तगड़े प्रश्न है, मतलब एक बार तो आपको उत्तर भी, फिर से मैं समझाता हूं। क्या मेरी बात समझो डार्लिंग, अगर कोई चैप्टर मुश्किल है तो पाठ्यक्रम उसे सरल नहीं बना देगा। जरा समझो, जैसे हम लोग पूछे डिटरमाइनर्स पढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं मैथ्स में 12th में, जो कि बहुत टिपिकल चैप्टर है यार, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
सिलेबस होने के बावजूद भी ये चैप्टर आसान नहीं बनेंगे। हाँ, अगर आपके पास सिलेबस है तो पहले से आप प्लान कर सकते हो। यस करो जी गुरु जी, आपने सिद्ध कर दिया। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, यस करें, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। सब लोग यस करें, सब लोग बोल दे हाँ सर हम समझ गए हैं। देखो अब जरा सोचो, अब देखो मेरा समानता मैं कई एंगल से सिद्ध कर सकता हूं। अगर हम बी को नहीं मारते, सब लोग बोले अगर हम बी को उत्तर नहीं मानते तो फिर ए भी सही है और डी भी सही। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे हम ए को लगाएं या डी को लगाएं, क्योंकि अगर सरल बना देता है तो रुचिकर भी बना देगा। डन करें, हाँ जी अब सब समझ गए सर, ओके। उत्तर है तर्क है, तर्क है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, तर्क हमेशा होता है। करें जी अगला कह रहा है, क्या कभी आपने शब्द का नाम सुना है? तो आज मैं आपको ये वर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, क्या क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का प्रयोग कहां होता है? नीति निर्माण में, कार्यक्रम मूल्यांकन में, किसी सिस्टम को सुधारने में, अपनी कार्य प्रणाली को सुधारने में। पर उसके पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग एक्शन रिसर्च कहते हैं? क्या बोलते हैं? एक्शन रिसर्च। वैसे तमाम लोगों ने, ऐसा कोई भी बंदा इस समय लाइव नहीं है जिसने इस वर्ड को ना सुना है। बहुत आता है, क्या कह रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का प्रयोग कहां होता है। तो पहले तो जान ले क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। कितने लोग हैं जो जानते हैं? सुके आई तो ध्यान सुनिएगा, क्या पहले सुन लीजिए, क्या अच्छे से पहले सुन लीजिए। क्या इसका वैसे शुरुआत इसकी अमेरिका से होती है और मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो पहले सुन ले तभी उत्तर दे इसको। काफी फिलहाल आपको मैं बता दूं, जिससे जो उत्तर आपने बिल्कुल नहीं दिया है, मैक्सिमम लोगों ने, सबने धोखा ही खाया है। इसका उत्तर है सी। क्या है भाई? सी है। अब उत्तर मैंने दे दिया है तो इसका मतलब है कि हमारे बीच काफी विरोधाभास है। तो पहले सुन ही लो तभी उत्तर दो। पहले हम सुन लेते हैं। क्या अब अगर हमारे प्राथमिक विद्यालय में, ध्यान सुनना, क्या अब हमारे प्राथमिक विद्यालय में एक समस्या आ गई है तो समस्या को भुगतने वाला टीचर और हेडमास्टर मैं हूं। मुझसे बेहतर उस समस्या को कोई नहीं जानता। अब दिल्ली से एक्सपर्ट बुलाया गया है तो 2 महीने पहले समस्या ही जानने में लगा देगा। तो ऐसी समस्या जो एक जगह पे उत्पन्न हुई है उसे उन्हीं लोगों द्वारा सॉल्व कराना जो उसके प्रत्यक्ष भोगी हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। अर्थात विद्यालय की समस्या को हेडमास्टर शिक्षकों द्वारा, इससे ताकि पूरे सिस्टम को सुधारा जा सके। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा इसको लिख दूं, सही है क्या? द राइट क्या कहते हैं, जो मैं लिखने जा रहा हूं, क्या यहां लिखा है, इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, क्या किसी स्थानीय समस्या को उस समस्या से जुड़े लोगों द्वारा सॉल्व कराना, जैसे लिख देता हूं, क्या जैसे स्कूल की समस्या का हल शिक्षकों, मुख्य शिक्षक बोले तो हेडमास्टर द्वारा देना। यस करें जहां जी, समझ गए हैं। फिर सुनेंगे लोकल स्तर पर स्थानीय स्तर पर उत्पन्न समस्या का स्थानीय स्तर द्वारा ही लोगों से सॉल्यूशन मांगना, यही कहलाता है क्या? एक्शन रिसर्च। और ये बहुत 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 आता है, मतलब समझ लीजिए ये पूरा का पूरा, जैसे एमपी टेट में पूरा का पूरा एक पेपर ही है इसका, तो अन्य जगहों पे काफी आता है। अगला चलेंगे, क्या कह रहा है? सामाजिक, अभी लोग जानते हैं तो आसान है तो आराम से चलें। क्या सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? कह रहा क्या सामाजिक रचनावाद के जनक कौन है? चोम्स्की, वाइगोस्की, पियाजे, डेवी। यस करेंगे जी, क्लियर है। तो सभी जानते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो सामाजिक रचना दोस्तों, होल सिस्टम में क्या आएगा? जैसे स्कूल की बैठक व्यवस्था, स्कूल की समय सारणी, सगुन जी बताएं, हम समझ गए। स्कूल के टीचरों का प्रबंधन, स्कूल में परीक्षा कैलेंडर, ये सारी चीजें सभी में आएंगी। इसके क्लियर का इसके ओके आइए। क्या तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, क्या सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। क्या लोग मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, तुम्हारी सूचना मुझ तक जाती है, मेरी सूचना तुम तक जाती है, और इस तरह से समाज में जो विचारों का लेन देन है, जो विचारों का आदान प्रदान है, वही मुख्य रूप से
कारण बनता है विकास का। यह मतलब दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, ज्ञान की रचना समाज से होती है, विकास की रचना समाज से होती है, इसीलिए इस रचनावाद को क्या बोलते हैं, सामाजिक रचनावाद। इसके यहाँ जी समझ गए हैं, ध्यान सुनेंगे। थोड़ा आपको बता दें जनरल नॉलेज की बात, क्या तो आपको बता दे, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही जुड़े हैं किससे, रचनावाद से। रचनावाद के दो ब्रांचेज, बिल्कुल दोस्तों आज हम बनवा देंगे, प्लीज हमको एक दिन का टाइम और दे, दिमाग से स्लिप हो गया था। आज मैं प्लेलिस्ट आपको, कल मैं आऊंगा, मैं वादा करता हूं आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। सॉरी दिमाग से उतर गया था क्या। आइए दोस्तों, रचनावाद के दो ब्रांच, एक ध्यान सुनिएगा, इसको याद रखिएगा, क्या एक जो कहता है ज्ञान, विकास और ज्ञान की रचना समाज से होती है, इसे सामाजिक रचनावाद कहते हैं, और इसके जनक कौन, वाइगोत्स्की। और दूसरा कहता है ज्ञान की रचना स्वयं छात्र कहता है, तो समाज वाले रचनावाद का नाम क्या पड़ा, हाँ बोलो, हाँ जी समझ गए, सामाजिक रचनावाद। और जिसमें विद्यार्थी स्वयं ज्ञान की रचना करता है, उस रचनावाद का नाम क्या पड़ा, संज्ञानात्मक रचनावाद। बोलते सारे लोग जी, तो सामाजिक रचनावाद के जनक वाइगोत्स्की हैं, और संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक कौन है, पासवर्ड क्या है, सेल्फ एंड सोसाइटी। सेल्फ है तो कॉग्निटिव, सोसाइटी है तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। यस करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, क्या कह रहा है, अवलोकन अधिगम। अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर, पावलॉव, कर्ट लेविन, बेंडूरा। सब लोग जानते हैं, बहुत आसान सा है क्वेश्चन, वैसे ही बहुत आता है ये। आई अवलोकन अधिगम, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, सब लोग जानते हैं, नियर अबाउट सभी लोग जानते हैं। अवलोकन अधिगम या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो सभी लोग जानते हैं इसे, ये किसने दिया था, जस्करी जी क्लियर है। आइए बिल्कुल दोस्तों देखिएगा, यही बात है। अब आप देखिए इस उत्तर को ही देख लीजिए, इतना, इसके बावजूद भी कई लोगों ने उत्तर भी दिया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। और जबकि हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, देख देख कर सीखना। मैंने क्या बोला था, उसने कहा कोई जरूरी नहीं है कि तुम प्रत्यक्ष सीखो। कई बार हम सामने वाले को नमस्ते, प्रणाम, ये इसके लिए कोई कॉलेज, खुद सोचो ना यार, नमस्ते जी, प्रणाम जी, हेलो जी, हाउ आर यू जी, इसको पढ़ने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन करता, ये हम अपने बड़ों को देख देख के सीख लिए हैं। महान अल्बर्ट बंडूरा ने कहा क्या, कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रत्यक्ष सीखें, इनडायरेक्ट देखकर। मैंने क्या बोला कि अगर आपको भैया विराट कोहली की तरह बैटिंग करनी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम विराट कोहली से मिल के ही सीखो, तुमने टेलीविजन पे दूर से ही देख के सीख लिया। ये क्या हुआ, देख देख के सीखने को क्या बोलते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम, और यह कहलाता है, और आपने सुना भी होगा, यह है नकल मार के सीखना। इसी का दूसरा नाम है, यस करें, हाँ जी हमने पढ़ा है, और यह दिया है किसने, महान दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा ने, और इसे कहते हैं डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे चले, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, देखते रहिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण के स्तर का भाग नहीं है। तो शिक्षण के 3 स्तर हैं, मैंने तीनों आपको पढ़ाया है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण के स्तर का भाग नहीं है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोरेटरी, परावर्ती। हाँ आइए, अब इसमें हिंदी भी पहचानना जरूरी है। अब ये हिंदी भी देखिए, इसमें आप पे हिंदी कई बार क्या है कि न तो आप इंग्लिश समझ पा रहे हो, ना आप हिंदी समझ पा रहे हो, तो वहां आपको बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। रिलैक्स कर जाइए, जब मानो डन कर दीजिए, समझ गए हैं, रिलैक्स होकर एकदम आराम आराम से, आराम आराम से रिलैक्स होकर चलेंगे। आइए, बिल्कुल अनुकरण का सिद्धांत, बिल्कुल सही दोस्तों। क्या और देख सकते हो दोस्तों, सभी लोगों ने उत्तर दे दिया है, इसलिए बड़ा थोड़ा इंग्लिश दोस्तों। जवाब मैंने बताया था, शिक्षण के 3 स्तर हैं। पहला जो रट्टा मारने पर जोर देता है वो स्मृति स्तर है। यस करें, हाँ जी गुरुजी पढ़ाए हैं, और इसके जनक कौन है, बताओ, मैंने क्या बताया था, हर्बर्ट। दूसरा जो समझ पर जोर देता है, बोध अर्थात अंडरस्टैंडिंग, और इसके जनक कौन है, तो मैंने आपको बताया था, इसके जनक हैं मिस्टर मॉरिसन। यस करो, हाँ जी गुरुजी समझ गए हैं। और तीसरा जो जिसे हम लोग परावर्ती या चिंतन स्तर कहते हैं, और इसके जनक कौन है,
मॉरिस पी हंट। मैंने क्या बोला था, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट तक में आता है, ये प्रश्न बड़ा पॉपुलर प्रश्न है, काफी आता है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। ओके, सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए देखो, एक बार चाहे तो देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है, फिलहाल आपको लिखा हुआ ही मिलेगा। क्या कह रहा है, निम्न में से, ये भी क्वेश्चन बहुत क्लासिकल है, क्या निम्न में से शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन है? एनएल गेज, शिव कुमार मित्रा, बीएफ स्किनर, मैकडोनल्ड्स। मैंने करेगा रिलैक्स होके शेयर भी करते रहिए, अभी हम लोग को बहुत टाइम है, शेयर करके पहले 300 पहुंचाइए, एक बार शेयर कर लीजिए। क्या निम्न में से शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन है? इसके लिए क्लियर है ये? ओके, बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही। ओके, पुष्पेंद्र कुमार मौर्य जी, सगुन पांडे जी, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जी। सर प्लीज एसएसटी का भी करा। एसएसटी का तो सुबह ध्यान सुनिएगा, शायद आप लोगों को नहीं पता है, तो आपको मैं थोड़ा टाइम टेबल बता दूं, सुनिएगा। जो बीपीएससी वाले हैं, टीआरई 3, टीआरई 4 और सबके लिए ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा आप टाइम टेबल सुन ले। हाँ, सुबह 9 से 11 2 घंटे की 9 से 11 क्लास चलती है बीपीएससी एसएसटी की, और ये लेते हैं आदरणीय धुरंधर आप एसएसटी राम सर। पहले सुन ले दोस्तों, क्या, क्योंकि एक ग्रुप एसएसटी का है भाई, आपके पास 3 ग्रुप हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं? भाषा का है, एसएसटी का और विज्ञान का है। एक बार सब लोग टाइम देख ले, मैं चाहूंगा इसको आप देख ले। क्या सुबह 9 से 11 बीपीएससी एसएसटी और जीके की क्लास लेते हैं आदरणीय राम सर, जो बहुत ही धुरंधर हैं। फिर से सुन ले, आराम से एक बार सुन ले, तब आगे चलता हूं। फिर आपकी 12 से 2 क्लासेस चलती हैं, किसकी? बीपीएससी साइंस की, और ये लेते हैं कौन? महान धुरंधर साइंस के अतुल सर। ये कौन लेता है? अतुल सर लेते हैं। हिंदी की क्लास 1-2 दिन में लगा दूंगा, और 5 बजे आप एक क्लास देख ही रहे, क्योंकि बचा क्या, फिर भाषा में रह गया हिंदी, तो मैं वो आपको हिंदी और संस्कृत जो भी आई, हिंदी और इंग्लिश शायद, वो दोनों मैं लगवा दे रहा हूं, तो आराम आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, साइंस बोला ना, साइंस चलता है, साइंस 12 से 2 चलती है, अतुल सर लेते हैं। और इसको ध्यान रखिएगा, आपको एक क्लासेज इसी चैनल पे दी जाती है जिस चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूं, टारगेट विद आलोक पे, तो प्लीज इसका टाइम टेबल सब लोग नोट कर लें, शायद आप ना जानते हो। तो कल मैं चाहता हूं सारे लोग इन क्लासेज में लाइव होइए, इसके लिए। हाँ जी, क्लियर है? ओके ओके, आइए तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने उत्तर दे दिया था। दोस्तों एनएल गेज एक बहुत बड़े विद्वान हैं अमेरिका के दोस्तों, और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, कई जगहों पर इन्होंने टीचिंग किया, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा टीचिंग को लोग एक सामान्य कार्य समझते हैं। उनको लगा कि जैसे लोग सोचते हैं यार कुछ ना, जैसे अब जैसे ससुरा एक बार शिक्षा मंत्री बयान दे दिया कि भैया जिसके पास कोई काम नहीं होता वो बीएड कर लेता है, तो उन्होंने कहा तुम गधे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इस धंधे में घुसते हैं उनके अंदर से पढ़ाने का जुनून होता है। उन्होंने कहा शिक्षण भी होशो हवास में पूरी तरह से जानकारी को हासिल करने, रचना करके होता है। इसलिए शिक्षण के संज्ञानवादी विचारधारा के जनक कौन है? एनएल गेज, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फ्रॉम अमेरिका। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आइए। कह रहा है क्या? कह रहा है पढ़ाने से पहले, नॉर्मल देखते चलिए, शेयर करते रहिए। क्या पढ़ाने से पहले शिक्षक क्या करता है? उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण और निर्देशन की योजना बनाना, छात्रों की रुचि के बारे में जानना, उपरोक्त सभी। अब ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। कह रहा है पढ़ाने से पहले शिक्षक क्या करना चाहता है? सभी लोग शेयर भी करते। आइए आइए आइए, ननगढ़ जी से क्लियर है? हाँ, ध्यान रखेंगे, ये जो 12 से 2 क्लास होती है उसमें मैथ और साइंस दोनों है। मैं आपको बताना भूल गया, एक बार मैं पीछे चल जाता हूं, थोड़ा सा देखिए। मैं बता, मैथ साइंस प्लस मैथ्स, तो इसमें अतुल सर के साथ, मैं देखिए मिस्टेक हो गया, अतुल सर के साथ रहते हैं कौन? संदीप सर। मैं चाहूंगा कल आप इन क्लासेज में जरूर ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें कल इस क्लासेस को दोस्तों। ऐसा ही होके मैं आगे आ गया, ओके, थोड़ा पीछे आ जाऊं क्या। और दोस्तों बिल्कुल सही भाई, पढ़ाने से पहले कोई अंधा क्यों पढ़ाएगा? हर आदमी पढ़ाने से पहले मैं क्या सिखाना चाहता हूं, यस करो जी, गुरु जी समझ गए, ये उद्देश्य हो गया। कैसे सिखाना चाहता हूं, ये आपकी प्लानिंग हो गई। जिसको सिखाना चाहता हूं उसे टीएलएम में क्या पसंद है, कौन सी विधि पढ़ेगा, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डीप डेनमार्क। इसके आज क्लियर है। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है? भारत में, बड़ा ही मजेदार है, तो करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आ गया। क्या भारत में तैरते हुए लोकटक
शायद आपको शायद पता है, लोकटक एक झील का नाम है। तो मैं आपको, जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनको हिंट दे रहा हूं, क्या भारत में तैरते हुए लोकटक नामक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन अभी कहां किया गया है? मणिपुर में, अगरतला में, सिक्किम में, केरल में? बहुत ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत मजेदार है, क्योंकि करंट अफेयर्स टाइप का है, और आप में से काफी लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनको एक क्वेश्चन शायद पहले से ही मालूम होगा। ननकरदेव जी, गुरु जी, हम समझ गए, फिर आगे चलेंगे। आइए, ओके, सही। इसके लिए बिल्कुल सभी जान ले, तमाम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, बिल्कुल सही। 13 फरवरी दोस्तों, क्या 13, जो आपकी मणिपुर की लोकटक झील है उसमें तैरते हुए प्राथमिक विद्यालय की दोस्तों की शुरुआत की गई है। कब? 13 फरवरी 2017 को। कब? 13 फरवरी 2017 को। तो यहां से आइएगा आप, एक बहुत बड़े मजेदार क्वेश्चन है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, क्या कह रहा है? प्रेरणा सीखने में क्या योगदान करता है? मोटिवेशन का लर्निंग से क्या लेना देना है? क्या सीखने वाले की याददाश्त तेज होती है, नए को अलग करना, पुराने वाले से सीख लेना, विद्यार्थियों को अप्रत्यक्ष रूप से सोचने पर मजबूर करता है, युवा सीखने वालों को सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करता है। नॉर्मल भाषा में थोड़ा तेजी से रिलैक्स होकर आइए। ओके, अभी हमारे पास समय है तो हम लोग पीट लेंगे अभी काफी क्वेश्चन। अंग्रेजी क्लियर है? बिल्कुल, और सभी लोग जानते हैं। देखिएगा, यही बात है। देखिए, जब आप प्रश्न को पढ़ें, देखिए नॉर्मल भाषा में, देखिए प्रेरणा, अभी एकदम कॉमन सेंस वाली बात हो गई। अब देखिए, जैसे मैं देख रहा हूं क्या, किसके उत्तर में काफी लोगों ने जैसे देखा, मैं देख रहा हूं क्या तमाम लोगों के उत्तर आ चुके हैं। यस, ओके, हाँ, मतलब चाहे जैसे देखिए यार, प्रेरणा आपको गणित नहीं सिखाएगी, प्रेरणा से आप हिंदी नहीं सीखोगे, प्रेरणा आपको सीखने की तरफ ले जाती है। सीखोगे तो आप अधिगम से, पर जब तक आप प्रेरित, सिंपल सी बात है यार, आज मैंने तुम्हारी कनपटी पे रिवॉल्वर लगा के 2 घंटा पढ़वाया, कल लाठी दिखा के 2 घंटा पढ़वाया, सिंपल सी बात है यार, जब लाठी हट जाएगी तुम नहीं पढ़ोगे। कोई व्यक्ति तभी सीखेगा, रुचि तब पैदा होगी जब वो स्वयं सीखने के लिए क्या हो, तैयार हो। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, क्या ये बड़ी फेमस परिभाषा है, मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। भारत में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली परिभाषा है, खासकर बिहार और यूपी की बहुत फेवरेट है। क्या अधिगम, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है? यह किसने कहा है? गेट्स ने, मॉर्गन एवं गिलीलैंड ने, स्किनर ने, क्रॉनबेक ने? मैं आपको सारी परिभाषाएं आपको बताने वाला हूं। क्या सारी परिभाषाएं मैं बताने वाला हूं। ओके, अधिगम, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, यह परिभाषा किसने दी है? तमाम ये बड़ी फेमस परिभाषा है जो लगभग अक्रॉस इंडिया बहुत पूछी जाती है। आइए, क्या ही? एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। ओके, सब लोग जानते हैं, तो बहुत फेमस परिभाषा है, लगभग सबने देखा भी है। और यह परिभाषा है किसकी? क्रॉनबेक की नहीं, बल्कि गेट्स की। स्किनर की परिभाषा क्या है? स्किनर की परिभाषा भी बहुत आती है, तो मैं बगल में इसको लिख रहा हूं। क्या बगल में? क्या आइए, क्या आइए, अधिगम, ये बहुत आता है, अधिगम व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है। सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है, मतलब जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपका व्यवहार बेहतर होता चला जाएगा, ये उन्होंने कहा है। और क्रॉनबेक की जो परिभाषा है, अगर इसमें से प्रशिक्षण काट दोगे तो क्रॉनबेक की परिभाषा आएगी, अगर प्रशिक्षण रखोगे तो गेट्स की परिभाषा है। मतलब अगर प्रशिक्षण, देखिए मैं एरो लगा दे रहा हूं, अगर प्रशिक्षण काट दें तो पूरी परिभाषा किसकी बन जाएगी? क्रॉनबेक की। अर्थात मैंने आपको 3 परिभाषाएं बताई, ये वाली बहुत बड़ी है वरना वो भी मैं लिखता। तो हमारा उत्तर क्या है? ए फॉर अमेरिका। आगे चले, क्या कह रहा है? अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली, अभी कल एक क्वेश्चन हमने ऐसा लिया था, तो अभी गलत मत करिएगा। क्या अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण कार्य को धीमा रखना चाहिए, इन बालकों की विशेष देखभाल नहीं करनी चाहिए, तेजी से पढ़ाना चाहिए, संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि आपको याद आ गया होगा। सही, आई
बिल्कुल दोस्तों, अधिगम पुष्पेंद्र कुमार मौर्य जी ने लिखा है। स्किनर की परिभाषा बिल्कुल, व्यवहार में सतत अनुकूलन, मतलब जैसे जैसे आप सीखते जाओगे एडजस्ट होता चला जाएगा, और ये हकीकत है नियर अबाउट। क्या स्किनर? हाँ जी क्लियर है। कही सब लोग याद करिए, कल मैंने आपको ये बताया था, यस करिए, हाँ गुरुजी याद है कि भैया ठीक है पढ़ने में बहुत तेज है भाई, मैंने आपको क्या बोला था, प्रतिभाशाली बालक भी बन सकता है समस्यात्मक बालक। अगर आप इसको बिजी नहीं रखोगे तो क्या करेगा, सामने वाले को परेशान करेगा। इसलिए या तो कैसे क्या है, या तो खुद सोचिए नॉर्मल, इसके लिए हमको कोई किताब नहीं पढ़ने की जरूरत है क्योंकि तेजी से सीखता है। तो या तो इसका पाठ्यक्रम अन्य लोगों से बड़ा हो, या तो इसको पढ़ाने के अलावा कला, संगीत, गायन, मंचन जैसे अन्य कामों में बिजी रखा जाए। दोनों ही हालत में इसके प्रोग्राम को और एनरिच करना पड़ेगा, संवर्धित करना पड़ेगा। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर गला क्या कह रहा है, विकास, सीडीपी का एक क्वेश्चन है, क्या विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे जुड़ा है? विकास के किस सिद्धांत से? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत है। सहयोग की जरा खुद सोचिए, नॉर्मल भाषा में से बताने वाला तो सारे ही हूं। इसके लिए हाँ जी क्लियर है? ओके बिल्कुल दोस्तों, कह रहा क्या सीधा, देखिए ये तो बहुत आसान हो गया। क्या विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? बिल्कुल दोस्तों, सीधा लिखा है क्या, या सीधा लिखा है निरंतरता का सिद्धांत। आगे चलेंगे, क्या कह रहा है, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक मतलब करके सीखना, क्या शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में काहे पे जोर दिया जाता है? सिद्धांत एवं अवधारणा, क्रिया एवं प्रयोग, स्कूल मैनेजमेंट, इनमें से कोई नहीं। नॉर्मल, अभी सब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है यार। कह रहा है शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में आप किस पे जोर देना बेहतर समझोगे? डन कर दें? हाँ जी समझ गए हैं, ओके आइए। सब लोग यस कर दे, जी गुरुजी हम समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे। आइए ओके भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपको करके सीखना है तो सिंपल सी बात है यार, एक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ही आएगा। ये आगे कह रहा है क्या, अब जरा ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, छात्रों में निम्न में से कौन सी विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या अच्छा व्यवहार, स्वतंत्र चिंतन, आज्ञाकारिता, कड़ी मेहनत। बहुत देखिए तो थोड़ा नॉर्मली एक बार देखिएगा ना, इससे भटकने का चांस हो सकता है। क्या कह रहा है, छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जरा सोचिए, और अब आप समझ गए, अब आप राइट लाइन पे हो। अच्छा व्यवहार नहीं भैया, हम बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, बड़ी नैतिकता है, अरे तो गणितों का नॉलेज तो होना चाहिए, और उसमें भी स्वतंत्र। जब बच्चा रिवॉल्वर दिखा के नहीं पढ़ा सकते, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। आगे चलेंगे, अगला, निम्नलिखित में से देखिएगा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कुछ नियम यूज करता है? ऑप्शन ए शिक्षण विधि, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की तकनीक, शिक्षण रणनीति। हाँ आई इसके जी क्लियर है? ओके सब लोग बोल दीजिए गुरु जी समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे। ओके और यहां भी दोस्तों आपने इस बात को पकड़ लिया है, क्योंकि दोस्तों सीधा सीधा हमने पढ़ा है, यस करे जी गुरु जी हम सब ने पढ़ा है, शिक्षण के सिद्धांत रुचि और नियम को ही तो दिखाते हैं। क्या रुचि का सिद्धांत वही पढ़ाया जाए जो छात्र को पसंद है, प्रजातंत्र का सिद्धांत कक्षा में जाति पाति न दिखाया जाए, योजना का सिद्धांत पढ़ाने से पहले प्लानिंग कर लिया जाए, एकीकरण का सिद्धांत आपस में जोड़ के पढ़ाया जाए, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत जो सिद्धांत बच्चा जानता हो। द राइट आंसर इज, तुम खुद सोचो। देखिए अब आपने उत्तर दिया, यस करे, मैं जानता था आप उत्तर देख के दे रहे हो, खुद जरा सोचो, शिक्षण विधि कोई नियम थोड़ी है यार, वो तो मेथड है भाई। जैसे मॉन्टेसरी, समझाऊं, मैं इसमें माहिर हूं, मैं समझा लूंगा। मॉन्टेसरी ने इंद्रियों की विधि दी है, तो यह विधि है क्या, नियम है?
फ्रोबेल ने खेलों पर जोर दिया, तो यह विधि है खेलों द्वारा सिखाना। क्या कभी खेलों का नियम सुना? सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस, बी फॉर बॉम्बे। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। कह रहा है, ये देखिए जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो आगे आ ही गया। क्या निम्न में से किसे हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं? ऑप्शन ए एरिक्सन, पियाजे, ब्रूनर, फ्रायड। कह रहे निम्न में से हम किसे मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं? उत्तर है, देखो यार, अगर उत्तर है तो तर्क भी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या निम्न में से किसे हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं? एरिक्सन, पियाजे, ब्रूनर, फ्रायड। और अभी मैंने ही आपको बोला था क्या कि मनोविश्लेषणवाद जिसने क्या कहा कि चेतन में लफड़े का कारण नहीं छुपा है, अचेतन में, तो वह मनोविज्ञान का वह ब्रांच, वह संप्रदाय जो अचेतन पर फोकस करता है, और अचेतन के जनक, अचेतन के सिद्धांत के जनक कौन है? फ्रायड। आगे करा क्या, एक शिक्षण, अब देखिएगा नॉर्मल, क्या एक शिक्षक माफ करेंगे, शिक्षक एक शिक्षक के बच्चों को सिखाते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए कक्षा का आकार, शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन, बालकों का वर्गीकरण, उपरोक्त सभी। कह रहा है अगर एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसे निम्न में से किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, ये कराइए। ओके नेक्स्ट। और बिल्कुल सही दोस्तों, सही उत्तर क्या है? उसे इनमें से हर पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल है, समझ में आ रहा है, हम इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट करा क्या, अब देखिए ये सभी लोगों ने पढ़ा है। क्या सीखने का अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत सुना होगा? अंतर्दृष्टि को सूझ बोलते हैं, इनसाइट थियरी। क्या सीखने का अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? गेस्टाल्टवादियों द्वारा, पावलाव के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, वाइगोस्की के द्वारा। और अभी हमने आपको इसमें से आधे तो हम पहले ही बता चुके हैं। क्या करा, सीखने का सूझ, क्या है सूझ? दिमाग की बत्ती जलना, मेंटोस। यस करें, हाँ जी समझ गए। सूझ क्या है? अचानक इतने आइडिया, दिमाग मेरा, बत्ती मेरी जली, मेंटोस। अचानक ही किसी समस्या का क्या, अचानक ही किसी समस्या का हल ढूंढ लेना कहलाता है क्या? सूझ। और ये सभी जानते हैं सूझ का सिद्धांत दिया है किसने? और ये सिद्धांत दिया है जिसने चिंपैंजी सुल्तान का अध्ययन किया था। तमाम लोगों ने पढ़ लिया है, यह चिंपैंजी सुल्तान का अध्ययन किया है किसने? और ये काम किया है किसने? गेस्टाल्टवादियों ने। किसने? गेस्टाल्टवादियों ने। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। करा क्या, कह रहा है एक सफल शिक्षक कौन है? सुनते जाइए। क्या एक सफल शिक्षक वह है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, जिसका रिजल्ट 100% आता हो, जो छात्रों के लिए अधिगम्य हो, मतलब आसानी से मिल जाए, उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हो। आइए एक करा, एक अच्छा, अबे तगड़ा क्वेश्चन है। आपके अनुसार कौन है जो अच्छा शिक्षक है? इनमें से कौन? है गेस करिए। आई उत्तर है यार, उत्तर हमेशा है। देखिए एक बार ना क्या होता है, आप भ्रमित होते हैं, जैसे इसमें एक बार आपको भ्रम होगा, पर उत्तर है यार। क्या शुरू करते हैं। देखिए है ना, कंफ्यूजन हो रहा है ना। सगुन पांडे देख रहा हूं, प्रवीण मैं देख रहा हूं, उमेश गुप्ता जी जौनपुर। ओके अब देखो ना, मैं अब आपको उत्तर बताता हूं, ठीक है? अब मैं एक अक्षर तो मुझको आए ना गुरु, अब मैं बन गया हूं टीचर, सड़क पे बैठा हूं कुर्सी लेके, भैया मैं आसानी से प्राप्य हूं। अरे जब मुझको कुछ औते ही नहीं है तो आसानी से प्राप्य होके क्या उखाड़ लूंगा? बताओ मुझे। जी गुरु जी, भाई मैंने कहा सड़क पे कुर्सी लगा के बैठा हूं, भाई मैं आसानी से अवेलेबल हूं, आओ मुझसे पूछो। अरे जब मेरे को आता ही नहीं है, भाई मैं पढ़ाता हूं गणित, गणित तो आरपी सर को अक्षर ना, बताओ मेरे को गणित नहीं आती, सीरियसली एक अक्षर ना है। अब मैं कुर्सी लगा के बैठा हूं, भाई मैं गणित का टीचर हूं, आसानी से मिल जाता हूं, कौन मुझसे पढ़ने आएगा यार? सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना जरूरी है। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं, ए फॉर अमेरिका। मेरी बात बताओ जरा, तुम बताओ, जब हम किसी टीचर को भर्ती करते हैं तो क्या आसानी से अवेलेबल होने पर भर्ती करते हैं? नहीं। इतिहास पढ़ाने आए हो तो इतिहास का ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। यस करो, हाँ गुरुजी समझ गए हैं। भाई भाई मुझे बताओ, और बेहतर क्या, अगर तुम इतिहास पढ़ाने आए हो, तुमको इतिहास का ज्ञान होना भी तो मांगता है ना।
इसके लिए हाजिर क्लियर है, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। तीसरा करा क्या, कभी आपने इसका नाम सुना है, करा क्या, यूएनसीआरपीडी संबंधित है किससे, केवल महिलाओं से, प्राथमिक शिक्षा से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से, अल्पसंख्यकों से। उत्तर देते रहिए। हाँ, मैं थोड़ा तब से लिखता रहा हूं। मुझे यकीन है सब लोग उत्तर धीरे धीरे समझ भी गए होंगे क्या, और ऐसे ही पहले से मैक्सिमम लोगों ने दोस्तों उत्तर दिया है। सबने सुना होगा 2006 में दिव्यांग छात्रों को मूलभूत सुविधाएं देने, शिक्षा देने, उनके साथ भेदभाव रहित व्यवहार न होने के लिए अपना यह एक कन्वेंशन दोस्तों, एक अपना सम्मेलन बुलाया। किसने, क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का दिव्यांग बालकों के लिए किया गया सम्मेलन, और यह 2006 में किया गया। भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। यस करें जी, गुरु जी समझ गए, आगे चला। सर लास्ट सब लोग बोल दे जी। सीमा यादव, यस करें, हाजी क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन को एक बार कर दे क्या, आइए सीमा जी, मैंने क्या बोला, चलेंगे सीमा जी एक बार आपकी बात को ले लेते हैं क्या, मेरी बात समझिए सीमा। जैसे क्या है, जैसे मान लो आप पीजीटी के लिए भर्ती होने गए हो, मान लो आपको हिंदी पीजीटी में, हिंदी प्रवक्ता में आपका चयन करना है, तो जब मैं आपसे इंटरव्यू लूंगा तो सीमा जी मैं आपसे थोड़ी ना पूछूंगा कि भाई आप आसानी से अवेलेबल हो, आप क्या बोल रहे हो, नहीं सर मैं तो 24 घंटे खाली हूं। तो भैया खाली होने के बेस पे आपको भर्ती किया जाएगा या आपको इतिहास आएगा तब भर्ती किया जाएगा, आप मुझे बताओ एक बार, जल्दी से हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इस करें, खाली होने के आधार पर थोड़ी ना आपको भर्ती किया जाएगा, इतिहास भी तो आना चाहिए। इसके सीमा जी बोल दे जी सर हम समझ गए हैं। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, दिव्यांग बालकों को शिक्षा देने, भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचाने, समाज में सम्मानित जीवन जीने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2006 में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अर्थात दिव्यांग लोगों के लिए एक सम्मेलन आहूत किया। उसी को हम लोग बोलते हैं यूएनसीआरपीडी। ओके, पीडी समझ गए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज होता है। और अब आइए दोस्तों लास्ट पॉइंट पर, गोइंग टू टेक द लास्ट पॉइंट। क्या, ओके, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन से कथन पर सर्वाधिक प्रश्न उठ सकते हैं। परीक्षण में कमजोर होने पर मूल्यांकन वैधता संभव है, विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए, विद्यार्थियों का मूल्यांकन संपूर्ण व्यक्तिगत उपलब्धि का न्यायादर्श है, मूल्यांकन समेकित होना चाहिए तथा पृथक घटनाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए। डन कर दे, हाँ समझ गए हैं। कह रहा है विद्यार्थियों के मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन से कथन पर सर्वाधिक प्रश्न उठ सकते हैं। आइए, बिल्कुल दोस्तों रोज क्लास होती है, आइए समझो यार, हाँ वही तो कह रहा हूं। देखिए मनोज यादव ने लिखा है कि सर अगर ऐसा होता तो आज बेरोजगारी होती ही नहीं, सब बैठे ही तो है। बहुत सही, बिल्कुल सही। ओके, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। सही उत्तर क्या है, दोस्तों मूल्यांकन समझ गए। देखिए आप फिर से भटक गए हैं। मूल्यांकन पृथक पृथक घटनाओं पे ही होना चाहिए। हिंदी संस्कृत दोस्तों यही तो है, मूल्यांकन में सारे पक्ष होने चाहिए। अर्थात डी तो गलत हो गया, तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है बी, मूल्यांकन में सारे पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए। बताएं कैसा लगा यह सेशन, उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, जल्दी से वापस आ जाइए, बहुत लंबा आज सेशन ले लिया मैंने। ओके, काफी क्वेश्चन हम लोगों ने लिए। एक बार एक टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों देख लीजिए, और मैं आपको तुरंत जा रहा हूं, मैं प्लेलिस्ट के लिए तुरंत बोलूंगा। अभी बहुत क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्लास नहीं हुई है, देख लेंगे। इसको टेलीग्राम ग्रुप को आपको करना है क्या, ज्वाइन करना है। इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, और आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल फोन पे गूगल स्कैनर से इसको स्कैन कर लेना है, आसान है। स्कैन करने के बाद एक लिंक आएगा, लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाओगे। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जैसा मैंने क्या बोला,
और कल दोस्तों फिर सुनेंगे सीखने के लिए आकलन और मूल्यांकन। सीखने के लिए आकलन एवं मूल्यांकन, यह मेरा दोस्तों कल की क्लास है और यहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा थियरी क्लास, और मैं चाहूंगा सब लोग कल ज्वाइन करें। कल ये थियरी क्लास होगी क्या, और ये दोस्तों यहां पे सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे। चलिए गाइस, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आरपी मिश्रा आपसे इजाजत मांगता हूं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू। मैं नहीं, बिल्कुल भूलूंगा नहीं, मैं अभी तुरंत यहां से जाऊंगा, मैं सीधा सीधा प्लेलिस्ट पे काम करूंगा, बस प्लीज मुझे थोड़ा सा मौका दे। थैंक यू।